Let me share the screen and we will discuss the paper today, the paper that you have given in the last day. So here we go. Okay, please confirm once कि आपको screen दिख रहा है properly and sound is proper. Okay, good, thank you. Ninad, you are saying can we discuss the paper tomorrow? बेटर वुड बी कि आज ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. एक बार हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन पर गए तो फिर चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि री गो थ्रो करने के लिए. ओके, हाँ वो भी एक अच्छा पॉइंट है. एनीवे, मोस्ट ऑफ द पेपर आपने ट्राई कर ही लिया होगा. ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस तो आपने एक बार गो थ्रू किया होगा एग्जाम के टाइम पे और बेसिक आइडिया रहा होगा. कुछ आइडिया मैं दे देता हूँ तो उससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी. ट्राई करने का आपने एक बार भी ट्राई कर लिया, दैट्स गुड इनफ. और ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको उसका आंसर की लेट से मिला है. सो इसको डिस्कस कर लेते हैं. और आप डिस्कशन के टाइम पर भी अपना दिमाग लगा सकते हो कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या वो आपको जम रहा है, क्या उस तरह से भी सोचा जा सकता है या फिर कुछ नए तरीके से भी सोचा जा सकता है. सो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपने कुछ क्वेश्चंस नंबर भेजे हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देंगे. और सिंस ये पुराने सभी चैप्टर्स को मिला करके था तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन मैटर कर रहा होगा. चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर में क्या रहता है कि आपने चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और आपका काम हो जाता है. जब फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस का रहता है तो आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंट या ओवरऑल कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है सारे चैप्टर्स के. और इससे एक बात और भी पता चलती है कौन कौन से पॉइंट्स टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जिस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट करे आप ये समझ लो कि वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम को लेकर के. और उन टॉपिक्स को आपको ओवर द टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. सो जैसे पहला क्वेश्चन है, दिस वाज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ मास अपने डिटेल में पढ़ा हुआ है. जब आप इसको आगे पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि रिमूवल ऑफ सर्टेन पोर्शन है उससे रिलेटेड है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता रहता है. यहाँ पर उसने क्या किया, बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड कर दिए, आर बीटा ईटा. सो ये आर बीटा ईटा क्या उसको हमको समझ के रखना है. यूनिफॉर्म मास है, किसका है, डिस्क का है. रेडियस आर दिया गया था, एक सर्कुलर होल बनाया आपने जिसकी रेडियस बीटा है. सेंटर से उसका डिस्टेंस ईटा दिया गया, फिर आपको पता करना है. सो यू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला. क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा इनिशियली ओरिजिन पे रहा होगा, फिर जो शिफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, एक्स एक्सिस में, केवल एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा. इसलिए एक्सियम को हम लोग पता करेंगे. फॉर्मूला मैं रिकॉल कर देता हूँ, एम एक्स माइनस एम डेस एक्स डेस डिवाइड बाई एम माइनस एम डेस. हम लोगों ने इस तरह से नोटेशंस यूज किए थे जहाँ पर एम डेस एक्स डेस रिमूवल पोर्शन के बारे में बता रहा है और एम और एक्स ओरिजिनल के बारे में बता रहे हैं. ओरिजिनल मास एम पकड़ के रखते हैं, ओरिजिनल एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा. रिमूवल मास को एम डेस पकड़ते हैं, रिमूवल का एक्स कोऑर्डिनेट ईटा रहा होगा, डिवाइड बाई एम माइनस एम डैश. इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर देते हैं. आप इस पर यस डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, बट आपको सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी. इसको आप एम डैश से डिवाइड कर दो तो ये आएगा एम अपॉन एम डैश माइनस 1. जहाँ पर मासेस के रेशियो की बात है तो वो उनके एरियाज के रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस विल बिकम सिग्मा इंटू पाई बीटा स्क्वायर. बेसिकली इट्स कमिंग एज आर स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर दिख जाएगा. So it's going to be minus eta divided by r square by beta square minus 1. Further simplification will lead to eta beta square divided by r square minus beta square. So इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. देन यू विल फाइंड कि ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं. 4 ऑप्शंस पे आओगे.
जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ईटा के स्क्वायर कर रहा है, माइनस भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट को कैंसिल कर देंगे, सेकंड को भी आप कैंसिल कर दोगे, थर्ड को भी कैंसिल कर दोगे, फोर्थ करेक्ट जा रहा है उसको लगा दोगे। आपने लिखा इन क्वेश्चन 1 वी हैड फार्मूला फॉर r by 2 so we could just put beta is equal to r by 2 and eta is equal to r by 2। यस, तो आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं आप उससे लिंक कर सकते हो, आपको जल्दी आंसर आ जाएगा और करेक्ट भी आएगा। एक ही वैल्यू नेगेटिव है हाँ ये भी आपका अच्छा दो वैल्यू नेगेटिव दी है बाय द वे, एक ये y वाला सेकंड ऑप्शन भी नेगेटिव था, एक रहा होता तब वो भी अपना लॉजिक परफेक्ट है कि हमको पता है कि माइनस एक्स पे जाएगा, तो वो कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव मेथड बिल्कुल यूज कर सकते हो, व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आर कमिंग यू कैन यूज ऑब्जेक्टिव मेथड। होता क्या अल्टीमेटली एग्जाम में ये मैटर नहीं करता ना कि आपने किस मेथड से लगाया, मैटर ये करता है कि क्या आपने करेक्ट लगाया। सो करेक्ट जाने के लिए जो भी मेथड आपके पास है, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। एक वाई में है, हाँ ये कर सकते हो कि एक वाई में है और दूसरा एक्स में है, गोल। सो अब ऐसा ऑब्जेक्टिव मेथड लगाओगे तो इट विल टेक लाइक फ्यू सेकेंड्स कि एक्स में नेगेटिव जाएगा, तो एक्स में नेगेटिव जाएगा तो इसलिए ए नहीं होगा, बी वाई में है, सी इस पर है, डी डायरेक्टली लगा सकते हो। सो कई बार ऑब्जेक्टिव मेथड बहुत फास्ट और बहुत करेक्ट आंसर देते हैं। एनीवे, सो आप कई तरह से कर सकते हो, ऑब्जेक्टिवली कई तरह से डील कर सकते हो और कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। सो आइदर वे यू शुड अटेम्प्ट इट करेक्टली। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रक्चर दिया गया एस शेप का और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आप रोटेट करते हो, तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंचता है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया आपको। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हॉरिजॉन्टल से आपने ड्रॉप किया, तो अगर इसको साइड व्यू पे देखोगे तो कुछ ऐसा एक्सिस नजर आएगा, साइड व्यू इनिशियली, और आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ से एच शेप का था, यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक रॉड लगा हुआ है। जब ये वर्टिकली आएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये साइड व्यू आपको समझ में आ रहा है, या फ्रंट व्यू कह सकते हो आप। ये साइड का मतलब यहाँ से देख रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया स्क्वायर टाइप का, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, रॉड का बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पर एक रॉड बाहर की तरफ निकल रहा है, ये उसका एस शेप का बीच वाला पोर्शन है। तो ये इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर आया होगा। सो इसका जो रोटेशन होगा वो इस तरह से रहा होगा, ये ओमेगा अपने को बताना है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। क्या करना चाहिए, बहुत सारे मेथड है, इसका सोल्यूशन मैंने दिया नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास जो मेथड है वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है या वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप इसको कह सकते हो। इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पर था ऐसा बोलता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस से देखो, तो ये जो पोर्शन है सेंटर यहाँ पर आया होगा, इसका सेंटर यहाँ पर आया होगा। सो ये सेंटर ऑफ एल बीच वाले सेकंड पार्ट का था, ये सेंटर का मोशन हो रहा है थर्ड पोर्शन का। फर्स्ट पोर्शन का सेंटर वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ वन, सेंटर ऑफ टू, सेंटर ऑफ थ्री, तो सभी की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखना होगा आपको। सो फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो रही होगी, सेकेंड की पोटेंशियल एनर्जी अगर उस रेफरेंस से डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा एम जी एल बाई टू, क्योंकि वो एल बाई टू नीचे आया, ये पोर्शन एल बाई टू आएगा, या ऐसा बोलो कि वो एल बाई टू ऊपर था। और थर्ड जो रहा होगा वो एम जी एल रहा होगा। सो काइनेटिक जीरो, एक पोटेंशियल जीरो, बाकी सारी पोटेंशियल ही हो गया, इज इक्वल टू फाइनली काइनेटिक हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और पोटेंशियल विल बी जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, दैट आल्सो वर्क्स। बेसिकली वो एक ही कहानी है। इसके बाद आप इनको सम अप कर दो तो ये बन जाएगा 3mgl/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन बेसिकली इस इक्वेशन के साथ साथ आई कैलकुलेट करने का भी था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रक्चर का इस एक्सिस के अबाउट क्या बताएंगे। हो सकता है एडवांस में सॉरी मेंस पेपर में और भी सिंपल आ जाए, वो केवल ऐसे स्ट्रक्चर देकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछ ले, तो ये अपने आप में इक्वेशन है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आगे बढ़ना चाहेगा तो इस तरह से इक्वेशन का भी साथ में यूज करवा लेगा। नाउ हाउ टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू नो बेटर।
सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहोगे सो आपको फर्स्ट का भी निकालना पड़ेगा, फर्स्ट का उसी एक्सिस से 0 आ जाएगा, सेकेंड का कैलकुलेट करना पड़ेगा सेम एक्सिस के अबाउट, तो उसके एंड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस है, तो ये बनेगा ml²/3। थर्ड का कैलकुलेट करोगे, थर्ड वो पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो, तो इसका 0 + md², तो बेसिकली ml²। So this converts into 3 + 1, that is 4 ml²/3। So ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन आई एम सेइंग कि ये अपने आप में इक्वेशन है और इस पर रख देंगे, फिर इसके बाद जो भी ओमेगा आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। So this is 3mgl/2 is equal to half 4 ml²/3 into omega square। डायमेंशनली √g/l आ गई, डायमेंशनली √g/l आएगा, तो जो कि सभी पार्ट में दिया गया है, तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा कोई स्कोप छोड़ा नहीं उसने, नंबर्स दिए हुए हैं, डिफरेंस ऑप्शंस में नंबर है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से m और l कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये बनेगा 9/4 एंड g अपसाइड डिवाइड बाय l डाउन साइड इज इक्वल टू ω²। सो हाउ मच द ओमेगा कम आउट टू बी, अंडर रूट लगाएंगे तो ये 3/2 बाहर निकल आएगा, √g/l। सो 3/2 √g/l आना चाहिए, 2/3 है, 1/3 है, 3/4 है, ये 3/2 रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन को लगा देंगे। साइड व्यू आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, साइड व्यू को विजुलाइज करने के लिए ये जो आपको व्यू दिया गया है ये 3 डायमेंशनल व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू कह सकते हैं, वह 3 डायमेंशनल व्यू बोलोगे। सो इस 3 डायमेंशनल व्यू में आपको ये इमेजिन करना है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, जब ड्रॉप करोगे इसको या रिलीज करोगे तो ऐसा घूम करके जाएगा, ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, सेकंड वाला पार्ट भी नीचे जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो वहीं रहेगा, क्योंकि वही एक्सिस है। तो जब आप साइड से वॉच करोगे, लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से देखते हो, तो आपको ये पूरा रॉड नजर नहीं आएगा, रॉड का ये क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, ये रॉड नजर नहीं आएगी, इसका ये क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, ये लाइन पूरी नजर आएगी। तो उसको जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक रॉड हमको नजर आई जिसको हमने 1 लिखा, फिर दूसरे रॉड का क्रॉस सेक्शन नजर आया जिसको 3 लिखा, और सेकेंड रॉड पूरा नजर आएगी, उसकी पूरी लेंथ नजर आएगी। और इससे अब हमको ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और वर्टिकल जाता हुआ हम देख सकते हैं, यानी ग्रेविटी डाउन साइड है। इस केस में ग्रेविटी स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो ये 3D व्यू है, 3D व्यू को हमने 2D व्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। गॉट इट, अच्छी बात है। सो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया था तो आपको आंसर देना टफ नहीं रहा होगा। ये ग्रेविटेशन से लिंक था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो रोटेशन से था। रोटेशन के 2 कॉन्सेप्ट्स यूज किए उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशन पर है, सैटेलाइट के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, सेम मास का है और सेम ऑर्बिट पर है, इसका मतलब वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और वो कोलाइड कर जाते हैं इनइलास्टिकली। सो कोलिजन भी, ग्रेविटेशन के साथ साथ कोलिजन को भी मर्ज किया गया, एक बार सिंगल बॉडी बन जाते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जब आप सॉल्व किया करो तो इस तरह से पढ़ने का ले कि क्या क्या टर्म्स दिए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो या फिर अपने दिमाग में सोच सकते हो कि उसका अपने कॉन्सेप्ट्स या जो थ्योरी आपने बनाई उससे क्या लिंक जा रहा है। सो सैटेलाइट मोशन, देन या ऑर्बिटल मोशन जो आप कहते हो, फिर कोलिशन, देन एनर्जी, जस्ट आफ्टर बताना है। सो ठीक है, तो पहले कोलिजन के जस्ट आफ्टर उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद पता चलेगा। सो एक सैटेलाइट ऐसे जा रहा था, ये v से जा रहा होगा, और दूसरा इधर से आ रहा था v से। दूर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, जब पास पास आ जाएंगे तो दे विल बी लाइक दिस कि ये इधर है, एक इधर v से आ रहा है, एक इधर v से आ रहा है, ये भी है, ये भी है। दोनों की स्पीड सेम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है, ऑर्बिटल स्पीड √g/m/r होती है। दैट मींस ये रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस बराबर है। सो मासेस आर इक्वल है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, लगा देते हैं।
एक्स डायरेक्शन में, सो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम आएगा mv माइनस mv, फाइनल ट्वाइस एम मास हो जाएगा, v डैश वेलोसिटी हो जाएगी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना वेलोसिटी आएगा, v डैश हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन यू विल फाइंड that the combined mass will not have any velocity, तो अपने को ये पता करना काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, वो 0 हो जाएगी। हालांकि सोल्यूशन इसमें दिया गया है, आप देख सकते हो। सो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अपने को टोटल एनर्जी चाहिए। सो जैसे आपने टोटल एनर्जी पढ़ा तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए जस्ट आफ्टर, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए जस्ट आफ्टर। काइनेटिक इज 0, पोटेंशियल कितना होगा, मास 2m है और अर्थ से r डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट्स टुगेदर डिवाइड बाई r। So answer gets equal to minus 2gmm divided by r। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसको मार्क कर देना चाहिए। फिर आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, ये क्यों दिया गया है, आप समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये क्या है, फिर इसे क्लियर हो जाएगा, यही ऑप्शन अपना है। टोटल एनर्जी और भी कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब सैटेलाइट ऐसे कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद स्केप तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम बाउंडेड रहेगा, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। तो टोटल एनर्जी को अभी भी नेगेटिव होना जरूरी है। अगर ये आप समझ पाते हो तो सी और डी ऑप्शन को आप हटा दोगे। कई बार क्या होता है कि प्लस माइनस साइन या प्लस साइन आपका इधर से उधर हो जाता है कैलकुलेशन में। सो ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत रोल प्ले करती है कि सिंस ये कोलाइड होने के बाद रेस्ट पर आ रहा है, इसका मतलब ये स्केप नहीं कर रहा है, तो अर्थ के साथ जो सिस्टम बना रहा है ये पूरा बाउंडेड सिस्टम है, ये अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकते, इसका मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का। सिंस टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का तो पॉजिटिव वालों को मार्क नहीं करने का। फिर इन दोनों में से तो आप सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन से। क्वेश्चन नंबर 4 देन। मैंने देखा उसमें ऐप में प्रोबेबली ये जो पार्टिकल्स हैं वो नजर नहीं आ रहे थे, सो वो पिक्चर को सही से रीड नहीं कर पाया, बट आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कुछ इसी तरह की सिनेरियो है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा था, इट वाज रिटन इन क्लियर फैशन कि एक यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ और मास दिया गया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, 2 पॉइंट मासेस हैं जिनके मासेस भी आपको दे रखे हैं और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करते हैं रिस्पेक्टिव वेलोसिटी से, स्ट्राइक करने के बाद स्टिक कर जाते हैं कोलिजन में। फिर सेंटर ऑफ मास का गिवन सिस्टम के बारे में बताना है। फिगर में मिसिंग था ये 2m का जो पार्टिकल है वो दिख नहीं रहा था, एरोज नहीं दिख रहे थे, मैंने चेक किया वो बाद में। सो इसी पेपर को अपलोड किया गया था, सो दैट वाज नॉट क्लियर देयर। लेंथ आर गिवन डिफरेंट इन द क्वेश्चन, इज इट? नहीं, लेंथ तो सेम आना चाहिए। वो कुछ ओमिट कर सकता है, लेकिन एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि पेपर में लेंथ क्या दिखा रहा था। लेंथ इतना रिफाइनली मैंने देखा नहीं था लेंथ के बारे में, बट कुछ एरोज मिसिंग थे ऐसा मेरे को दिखा था। इट विल टेक अ व्हाइल जस्ट टू सी कि व्हाट वाज मिसिंग। एनीवे, आप पाओगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेंथ अगर कैसा भी दिया है, तो सॉल्व करना बहुत आसान था अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। पिक्चर में दिया गया था आपको ए दिख रहा है, ये भी ए दिख रहा है, ये ट्वाइस ए दिख रहा है, ये भी ए दिख रहा है, सो लेंस क्लियरली दिख रहे थे आपको, लेंस का इशू नहीं था। पिक्चर में जो इशू आया है पेपर में वो ये एरोज नहीं दिखे हुए पार्टिकल के वेलोसिटी के, नाइदर ये पार्टिकल के पॉइंट्स दिखे हुए। आपको मास दिख रहा था ये 2 है क्लियरली, ये m भी दिख रहा था और बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको दिख रही थी। फिगर में 5a है और क्वेश्चन में 6a दिया है। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो, ये 6a और ये 5a। ओके ओके, दैट इज द डिफरेंस।
ठीक है, ये मिस मैच हुआ है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इस पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप देखोगे ना, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि वो लेंथ का जो भी चक्कर है वो खास इंपॉर्टेंस का नहीं है। हालांकि मैं एग्री करता, तो आप इसको 6 की जगह 5 भी कर सकते हो। हाँ, ये मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर ये मैटर करता तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो जाता। सो आप देखोगे कि क्या करना था, सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है। ये पूरा सिस्टम आपका एक साथ है, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। सो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो जो इनिशियली होगी उसी के बराबर आ जाएगी। आप इनिशियली निकाल लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जिसमें 2m मास किस वेलोसिटी से जा रहा है, v नीचे की तरफ जा रहा है, m मास का v वेलोसिटी से जा रहा है, और जो 8m मास का है वो रेस्ट पर है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो जो टोटल मास 11m हो जाएगा। इनको जब आप सम अप करोगे, ये दूसरे वाले की वेलोसिटी 2v थी, सो आप पाओगे कि ये जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका सोचने का क्या कि इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम है ट्वाइस एम वी माइनस ट्वाइस एम वी। ट्वाइस एम वी नीचे की तरफ है और ट्वाइस एम वी ऊपर की तरफ है, 2 MV 2 MV, और इसका जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम आपको कैसा हो गया, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज जीरो। और वही आपसे पूछा उसने, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो क्या ये मैटर कर रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है? ना ये मैटर कर रहा है कि ये पार्टिकल कहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं। सिंस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा गया है, तो डायरेक्टली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाता है, और इसलिए आप जीरो को मार्क कर सकते हो। हाँ, थोड़े से प्रिंटिंग इश्यूज है, इसको आप 5A कर सकते हो। जिस तरह से फिगर दिखाया, तो 6A की बजाय ये 5A होना चाहिए टोटल लेंथ, काउंट वाइज। सो हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ आपका कंसर्न कि आपने देखा होगा वो 6A है, इधर 5A दिख रहा है, फिर आपने बहुत सारे सॉल्विंग किए होंगे, फिर आपको कंफ्यूजन आ गया होगा। लेकिन अगर आप इस बात पे फोकस हो जाते हो कि उसने पूछा क्या है, तो वो एडजस्टेबल है। द बाइफर्केशन ऑफ लेंथ ए वाज टू कंफ्यूज, ये इसीलिए दिया गया था। हाँ एग्जैक्टली, उसका इंटेंशन ये था कि ये बहुत सारा दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, ताकि आपके दिमाग में कुछ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आए वो लगाओ, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े आपको वो लगाओ। तो कई बार क्या करता है कि वो लेंदी बनाता है, अपीयरेंस वाइज डिफिकल्ट रखता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ईजी होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे एक दो बार, कि जिसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहती है, या फिर, और हम लोगों ने ये बात पहले भी की है। इस क्वेश्चन में एक माइनर सा करेक्शन जरूर है, कि ये जो लेंथ है टोटल, वो 5A हो गई, तो 6 की जगह 5 होना चाहिए। ये एक माइनर सा करेक्शन है, और इस करेक्शन से क्वेश्चन के सॉल्विंग और आंसर निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको लेंथ को करेक्ट कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से इसकी एक एयर बबल है जिसकी रेडियस इस आर है, ये राइज कर रहा है स्पीडली। स्पीडली राइज करने का मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी पर है, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस विद स्पीड दिस। सो बेसिकली ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का नाम, टर्मिनल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या और किसी भी फ्लूइड पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ एयर निगलेक्ट करना था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है लिक्विड का। जब कभी कोई लिक्विड ऊपर जाता है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? सो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि इन केस ये नीचे आ रहा है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को पता होता है, जिसमें मीडियम की डेंसिटी कम होती है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ट्वाइस आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई 9η। ये उस केस के लिए है जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मीडियम कम है, इसलिए वो नीचे टर्मिनल वेलोसिटी से आता है। इस केस में जस्ट अपोजिट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस वो ऑब्जेक्ट एक डेंसर मीडियम पे पाया जाता है, तो ये इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन साइड, इट विल बी मूविंग अप साइड।
तो अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो उस केस में फर्क क्या पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा. So formula will remain the same. V naught is equal to twice r square g density of medium minus density of object divided by 9 eta. अब आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा या तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा पाओ. अगर आप लॉजिक नहीं लगा पाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे किया था. तो उसमें कुछ फोर्सेस दिखाए होंगे कि एक mg लगता है, एक बॉयंसी लगता है, एक 6 पाई ईटा आर भी लगता है. सेम फोर्सेस आप यहाँ पर भी लगाओ तो आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये इक्वेशन बन जाएगा. एक माइनस का इन्फ्लुएंस आएगा, वो माइनस के लिए ये डेंसिटीज आपस में बदल जाएंगी. सो बस इतना आपको कोरिलेशन करना था. एक बार ये कोरिलेट कर पाए तो अपना आंसर अगली लाइन में आ जाता है. इस वाले फॉर्मूले को यूज करना था. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एयर से बना हुआ, बबल एयर से बना हुआ, तो डेंसिटी ऑफ एयर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं. जैसे आपने इसको रिजेक्ट किया तो ईटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अगली लाइन में. ईटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई 9 टाइम्स वी. मीडियम की डेंसिटी क्या है, मीडियम लिक्विड की डेंसिटी है जो कि रो है, तो उसको रो कर देंगे. तो 2r स्क्वायर रो जी बाई वी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, उसको मार्क कर देने का. यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर ये जो आर स्क्वायर रो जी बाई वी अगर ये सभी में रिपीट हुआ होगा तो हम ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते हैं, और अगर नहीं रिपीट हुआ होगा तो फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. तो आप देखोगे ये वही टर्म रिपीट कर रहा है, केवल आगे का नंबर चेंज कर रहा है. इसका मतलब है कि हमको सॉल्व करने का. अब में से कई लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे हम लोग कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं और आपके लिए इजी भी रह रहा होगा. इसने पूछा है कि मास ऑफ द ब्लॉक बताना है, तो सिंपल सा बीडीएसी भी बना सकते हो. एम जी नीचे लगेगा, एक यहाँ से बायंसी आएगा, एक यहाँ से बायंसी आएगा. अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि बायंसी सभी फ्लूइड से आता है जिसको वो डिस्प्लेस करता है. अब में से कुछ को ऐसा डाउट रहता था कि ये फर्स्ट वाले में है तो फर्स्ट के नीचे से प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि इसका बॉटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है. तो अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि अगर फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया तो फ्लूइड बायंसी लगाता है. सो दैट्स डन. इसके बाद में आपने कुछ ऐसा लिखना था कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg. m आपको पता करना है, F1 F2 के बारे में बात कर लेनी है. ये कैसा क्यूबिकल है, सो L क्यूबिकल ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर का और दो के इंटरफेस पे चल रहा है. तो फर्स्ट का बायंसी कितना आता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो L स्क्वायर, L इज 10 बेसिकली, आप 10 भी रख सकते हो. सो ये आएगा 10 का स्क्वायर इंटू 6. सो दैट्स द सबमर्ज्ड वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ ऑयल विच इज 0.6 सब, और जी को कैंसिल कर दिया. प्लस सेकेंड पर आते हो, 10 स्क्वायर इसका बेस है, हाइट 4 है, तो ये उसका वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो गया. डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में 1 होता है, इज इक्वल टू m. आंसर हो गया. सो यूल फाइंड कि आंसर बहुत जल्दी और करेक्ट भी हम लोग निकाल पा रहे हैं. सही आएगा 100, आप कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा 3.6 प्लस 4, सो 7.6760 ग्राम. ऐसा कोई आंसर आ जाएगा. ऑप्शन वॉच करोगे 70660 तो इस तरह से अपने को आंसर पता चल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है. अगेन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नो डायरेक्ट वे. क्योंकि यू नो दैट नंबर्स है, नंबर्स के लिए आपके पास डायरेक्ट वे नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको मेजरमेंट से रिलेटेड था जिसमें स्क्रू गेज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट यूज करने थे. स्क्रू गेज हम लोगों ने कभी डिटेल में पढ़ा होगा और कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में वो लेट ज्वाइन किए होंगे, स्टार्टिंग में उन्होंने ना पढ़ा हो. सो प्लीज डू गो थ्रू दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोथ जेई मेन एज वेल एज फॉर जेई एडवांस. सो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर कोई इशू हो तो अब मैं बता सकता हूँ. आप लिस्ट काउंट लिखते हो. लिस्ट काउंट कैसे लिखते हो, उसके लिए आपको ये देखना होता है कि ये पिच डिवाइड बाई लिस्ट काउंट के लिए आप देखो इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है. इज 1 mm एंड इट हैज 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल. तो आपको देखना होता है कि वो कितना पिच करता है एक और कितने डिवीजन से चल रहा होता है. सो इसकी रीडिंग और इसके डिवीजन से डिवाइड कर देते हो. सो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको mm में उसका लिस्ट काउंट आ जाएगा. थिकनेस मेजर करने का तरीका क्या है कि कितना आपको लीनियर स्केल में नजर आ रहा है,
फिर उसके जो नंबर ऑफ सर्कुलर हेड है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये अपने को पता चल जाएगा कि एक पेपर की थिकनेस कितनी है। टोटल पेपर्स कितने हैं हमारे पास 50, तो एक पेपर का थिकनेस अगर आपको पता चल जाता है, सो यूल फाइंड द पाइल का थिकनेस कितना होगा, वो निकल के आ जाएगा। सो अगर आप एक बार स्क्रू गेज के बारे में पढ़ते हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, या फिर आपको रिकॉल है, तो फिर पाओगे कि ये यूजुअल क्वेश्चन है, नथिंग न्यू, नथिंग एक्स्ट्रा, नो जीरो एरर का केस है, तो उसने मेंशन भी कर रखा है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ये डायरेक्ट आपके नोट से था। अपने सेमी सर्कल पार्ट का यूनिफॉर्म केस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रखा है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो इस डायरेक्शन में आती है। इनफैक्ट आपके नोट्स में इसका फॉर्मूला है, सो विद इन फ्यू सेकेंड आप इसको मार्क भी कर सकते हो। प्लस वाई डायरेक्शन में आना चाहिए। सो अलोंग एक्स एक्सिस कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन आपके खत्म। इसके बाद बचता है एक ये ऑप्शन, दूसरा ये ऑप्शन। डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हो। इन दोनों में पहला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है। ई की वैल्यू जो होती है GM/R² होती है, तो GM/R² यही मैच कर रहा है। सो इन केस अगर आपको आंसर याद भी नहीं है, तब भी आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो। तो जनरली क्या होता है ना कि जो मेन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरह से रहता है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलेट करो तो टाइम टेकिंग, बट ऑप्शन इस तरह से बनाए जा सकते हैं जिसको आप देख करके भी आंसर लगा सकते हो। अगर पेपर को टफ करना होगा तो जाहिर सी बात है इन्हीं ऑप्शन को और भी डिफिकल्ट कर देंगे, सभी में डायमेंशनली बराबर रखेंगे, सभी को प्लस वाई पर बोलेंगे, फिर नंबर्स को बदलेंगे, तो 2 ऊपर की बजाय 2 नीचे, फिर इस तरह से, तो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। और अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। प्रॉपर मेथड क्या है? ये फॉर्मूला होता है 2g लेमडा अपॉन r, इन केस यू रिमेंबर, एंड यू मस्ट। लेमडा की वैल्यू क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। और आर को क्या लिखेंगे? पाई आर इज इक्वल टू एल। इन सब्सटीट्यूशन को यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम। हम लोग बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं और क्वेश्चन डील किया था, इसका जनरल केस भी आपको दिया हुआ है, तो उस जनरल केस को भी रख सकते हो। इफ दिस स्टार्स रिवॉल्व, ये भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है उसका। हम लोगों ने बात किया था पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है, या फिर टाइम पीरियड कह लो, या फिर ओमेगा कह लो, या फिर फ्रीक्वेंसी कह लो, ये सभी दोनों के लिए सेम रहता है। तो अगर आपको उधर के रिजल्ट्स पता है तो एग्जैक्टली n की वैल्यू 1 रख करके देख सकते हो और रिजल्ट से मैच करा लोगे। अगेन 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। सो आप देखोगे कि ऑप्शंस में पहले तो डायमेंशनली भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें r की पावर 3/2 है, इसमें r की पावर 1/2 है, तो वहां से भी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें r की पावर 3 है, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और सिंस ये रिपीट हो रहा है तो फिर आप पाओगे कि चेक करने से पता चलेगा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। बताने की ज़रूरत है, अगर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं इसका सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। इसका सोल्यूशन हालांकि इस पर दिया नहीं है। और अदरवाइज गो थ्रू द नोट्स और द वीडियो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है बाइनरी स्टार सिस्टम ग्रेविटेशन में। सो उस पर सेंटर ऑफ मास को पता करना, फोर्सेस को बैलेंस करना, देन वेलोसिटी निकालना, एंगुलर वेलोसिटी निकालना, फिर टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना। सो देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसको आपको फॉलो करना है और आप उसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचा सकते हो। किसी के लिए अभी एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आपके पास रेफरेंस है, गो टू द रेफरेंस, यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका यही आंसर आता है या नहीं। किसी का यही आंसर आया है या नहीं? अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया है। लिटिल बिट कंफ्यूजन था किसी को ऑप्शन को लेकर के। somebody said कि सर उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आया है। सो अगर आया है तो फिर डेफिनेटली मैच कर रहा होगा। या करेक्ट है, ठीक है, मैच होता है तो फिर परफेक्ट है। सो इसको हम लोग डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं। अब देखो कि थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि रिस्की सेंस भी लगा सकते हो। रिस्की सेंस क्या है कि देखो क्या होगा कि ये 3 में से एक फॉर्मेट का होगा, और ये फॉर्मेट सिमिलर टाइप का जा रहा है एटलीस्ट डायमेंशनली।
अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो तो इन्हीं दो में डायमेंशनली करेक्ट मिलेंगे, बाकी ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों में अगर आपको आंसर देना है तो फिर आप देखोगे कि n का रोल जरूर आएगा, क्योंकि एक का मास n टाइम्स है, तो बिना n के तो काम चलने वाला नहीं है। तो जबकि लास्ट ऑप्शन में n को मिस कर दिया है, इसका मतलब है ये तब इसमें n दिया हुआ है लास्ट वाले में। ओके, वो n मेरे को दिखा नहीं भाई, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। तो फिर अपने को क्या करना होगा, फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। एनीवे, ये अगर आपको मैच कर रहा है सो देयर इज नो इशू विद द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये काइनेमेटिक्स का है, और काइनेमेटिक्स आप चाइल्डहुड से करते आ रहे हो, तब तक आपके स्ट्रांग हो गया होगा, और उस पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है। कभी यही सब कर सकता है, ग्राफ बना सकता है और इक्वेशन दे सकता है और कुछ वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। इन केस अगर अभी भी आपको इसमें इशू रहा है तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पार्टिकल है, ओरिजिन से चलता है t=0 पर। आप चाहो तो उसको एक्स एक्सिस बना लो कि ये एक्स एक्सिस पे चलता है, ये ओरिजिन है, t=0 पर यहाँ पे पाया गया है, फिर यहाँ पे चल रहा है। और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर ये दी गई है, तो t=0 पर कितना वेलोसिटी आएगा, इस वेलोसिटी को समझ लेते हैं। इसकी जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर, वो v दी गई है, और इस v का मतलब है u इन ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी डैश। t हमारा वेरिएबल है, टी डैश एक नंबर है, टी डैश की वैल्यू दी गई होगी कितना है, 5 सेकेंड। तो आप चाहो तो t/5 भी कर सकते हो उसको अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दिया गया, u की वैल्यू भी दी गई है 10, तो u को भी आप बदल सकते हो। अब आप t को 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर होगी। ये सिचुएशन है, और आपसे पूछता है कि 10 सेकेंड पर बताइए क्या चल रहा है। तो t को 10 सेकेंड पर वेलोसिटी पता कर लेंगे, और t=10 रख दीजिए। वेलोसिटी आ जाएगी u इन द ब्रैकेट 1 माइनस 10/5। बेसिकली u इज 10 and this is 1 minus 2, basically minus 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही होगा। ये -10 है, इनिशियली कितनी थी, +10 है, इसका मतलब ये +10 से चलता है। इस ग्राफ को आगे बढ़ाओगे ये ऐसा आएगा, -10 का मतलब यहाँ कहीं आएगा। आपसे पूछता है कि वो कौन सा टाइम होगा, तो अपने को ये टाइम बताना है। ये कौन सा टाइम, ये टाइम दिया गया आपको 10 है। आपसे पूछता है कितना डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है, या एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। एरिया निकाल लो, ये एरिया है, ये एरिया है। पाथ कैसा रहा होगा, पाथ कुछ ऐसा रहा होगा, इट विल गो लाइक दिस देन कम बैक टू दिस। 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो t=0 पे यहाँ चलता है, t=5 पे यहाँ पहुंचता है, t=10 पे फिर से वहीं पर आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन किया सिंपली इक्वेशन क्या है और किस तरह से हैंडल कर सकते हो। बाकी आपके पास इक्वेशन है, आप वहाँ से यूज कर सकते हो, और ग्राफ से पता कर सकते हो। आप जानते हो v वर्सेस t में जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उतना निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब जहाँ से था वहीं पे पहुंच गया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम 0, सो एक्स कोऑर्डिनेट विल बिकम 0। और भी आपके पास लॉजिक हो सकता है, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू विद देम, बट दे हैज टू बी करेक्ट, ऐसा ख्याल रखना होता है। If we take areas with plus minus sign and add them, then it comes out to be 0. Yeah, so that's the purpose, क्योंकि v versus t आपको चाहिए displacement, so displacement comes as area under v versus t graph। प्लस और माइनस वाला एरिया लेना होता है। अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो फिर आप दोनों को ऐड करोगे। हाँ, आप डिफरेंशिएट भी टोटली कैलकुलेशन बेस्ड जा सकते हो, टोटली कैलकुलेशन बेस्ड जा सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। v को आप dx/dt करोगे तो बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v को आप dx/dt लिखो, और फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर डालो v की वैल्यू रख करके, फिर वहां से x निकालो लिमिट के साथ, आपको वहां से भी आंसर मिलेगा। तो जो भी जनरली ग्राफिकल मेथड जो होता है वो क्विक हो जाता है। whatever suits you better, you can do that। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये कुछ लोगों ने गलत कर दिया है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, इट सीम्स लाइक कि एग्जाम में दिखा है कभी, और ये आपके फ्रिक्शन की नॉलेज को चेक करना चाहता है। फ्रिक्शन कैसे बिहेव कर रहा होता है, और कौन फ्रिक्शन कब लग रहा होता है,
कितना एक्ट कर रहा होता है उसके बारे में बात करता है। सो अपने लिए लाइफ बहुत आसान है। आप बीडी बनाएंगे, फोर्सेस निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो किसके बीच में है? ग्राफ जो प्लॉट किया गया है एक्सेलरेशन का टाइम के साथ किया गया है। सो एक्सेलरेशन को आप टाइम के साथ प्लॉट करना चाहते हो, तो बेसिकली आप एक्सेलरेशन पता करना चाहते हो। फोर्स के बारे में पता है कि ये जो फोर्स है वो टाइम के साथ बढ़ता है, कुछ केटी टाइप का है। सो लीनियरली इंक्रीजेस विद टाइम, मतलब केटी टाइप का फोर्स लगा हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। ए का एफबीडी बना लो, फिर बी का एफबीडी बना लो, और फिर उनके एक्सेलरेशन पता कर लो। ए के पास एक फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है एफ। एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन लग रहा होगा। बी के पास क्या है? केवल एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। इसके एक्सेलरेशन को हम ए लिख सकते हैं, इसके एक्सेलरेशन को हम ए बी लिख सकते हैं। नाउ जब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया होगा जीरो से, तो पहले एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। आप जानते हो कि पहले स्टैटिक लगेगा, फिर काइनेटिक आएगा। तो जब तक ये स्टैटिक रहेगा, उस केस में आप पाओगे कि ए एक्सीलरेशन और बी एक्सीलरेशन बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा एक रिजिड बॉडी की तरह जाएगा, सिंगल बॉडी की तरह जाएगा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। तो दोनों एक साथ हो गए तो ये इंटरनल फोर्स होगा। सिंगल बॉडी बनाएंगे तो अपने पास फॉर्मूला फोर्स ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू टोटल एक्सेलरेशन ए। तो आपको ए की वैल्यू पता चलेगी, दिस इज के टी डिवाइड बाई मास। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, दैट मीन्स इट विल गो विद अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि जितना अभी तक मैंने डिस्क्राइब किया है, इसका चार ऑप्शन में कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला आपको, बिकॉज कि सभी ऑप्शन में वो जीरो से स्टार्ट करता है और स्ट्रेट लाइन दिखाता है, और दोनों साथ स्ट्रेट लाइन दिखाता है। हाँ, इससे एक पॉइंट फायदा हुआ कि हम सी ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन में आप देखोगे कि ये बोलता है कि ए का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो सी गलत बोलता है। पहले दोनों के सेम एक्सेलरेशन होंगे और लीनियरली इंक्रीज करेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। कब तक? जब तक ये स्टैटिक है। सिचुएशन कब बदलेगी? जब ये काइनेटिक पे जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड था कि स्टैटिक से काइनेटिक जाने पे आप क्या करते हो। तो जब ये काइनेटिक पर जाएगा तो फिर अब दोनों को बोलेगा कि दोनों के एक्सेलरेशन अब अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो फोर्सेस हो जाएंगे फ्रिक्शन के, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे। तो ए के बारे में क्या लिखोगे? एफ माइनस दिस के इज इक्वल टू मास ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन का सपोर्ट ज्यादा ले रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली या फिर थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकता था। और एफ के की जो वैल्यू आएगी वो मास ऑफ बी इंटू ए बी आएगा। अच्छा, हमको ये बात पता चलती है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, अनलाइक दी स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो एफ के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सी दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इससे अपने को एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो अब ए बी है, ए बी है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो नाउ ए बी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बी विल नॉट इंक्रीज, इट विल बी कांस्टेंट। इतना कंक्लूजन हमारे लिए काफी है। और उसको आगे भी अगर इसके अलावा इससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, पहले उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। ए ऑप्शन पर आते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 पे जाते हो, अच्छी बात है। जहां पर ये काइनेटिक आया तो इसने बोला कि ए बी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, जबकि ए कांस्टेंट है। तो ये गलत बोल रहा है, ए बी को बढ़ने का नहीं, ए बी को कांस्टेंट होने का। अगर ये पॉइंट आपको समझता है फर्स्ट के बारे में, तो हम लोग सेकंड पे जा सकते हैं। सेकंड बोल रहा है कि ये सीधे जाता है, फिर इसके बाद में ए बी कांस्टेंट हो जा रहा है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने लर्न किया या एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग ये भी एक कैंडिडेट है। सो बी इज अ कैंडिडेट। बी को अभी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर फोर्थ रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बी को। फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है कि ये पहले कांस्टेंट रहता है, फिर बी कांस्टेंट पहले तो इंक्रीज करता है साथ साथ, फिर बी कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, फोर्थ में बीच में कुछ ऐसा बताया गया है, तो इसको देख करके भी हम आंसर दे सकते हैं कि ये से डिटैच कैसे हुआ, धीरे धीरे डिटैच हुआ है। एनीवे, अगर उसको अभी होल्ड भी कर लेते हैं, तो अब हमने को ये चेक करना होगा कि ए के साथ क्या फर्क पड़ रहा है। तो ए के बारे में आते हैं। एक्सीलरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्सीलरेशन ऑफ ए जाएगा वो के टी माइनस अ कांस्टेंट थिंग डिवाइड बाय अ कांस्टेंट थिंग।
सो यू विल फाइंड कि ए जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए वो इस एक्सप्रेशन से गवर्न हो रहा होगा, और इससे पहले ए का जो एक्सेलरेशन था वो कुछ और था। सो क्या ए के रेट ऑफ चेंज पे कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले क्या था, इससे पहले ये इस वाले फॉर्मूले से गवर्न हो रहा था, अब इस वाले फॉर्मूले से गवर्न हो रहा है और टाइम आगे बढ़ भी रहा है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन ऑफ ए का स्लोप वही रहेगा या स्लोप बदल जाएगा? क्योंकि स्लोप से ही हमने को ये पता चलेगा कि वो किस तरह से बढ़ रहा है, टेंजेंट वाले स्लोप से। तो इस पर आप स्लोप देखोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर स्लोप आपको मिल रहा था कि डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी, दैट वाज द स्लोप। अब कितना स्लोप आ रहा है? क्या आप स्लोप आ रहा है कि डिवाइड बाई एम ए। सो व्हाट हैपेंड टू द स्लोप? इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, या सेम रहा? तो आप बोलोगे कि मास कम हो गया, तो ये इंक्रीज कर गया, स्लोप हैज गोन अप। अगर स्लोप गोन अप हो गया तो फिर लास्ट ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दोगे। अब लास्ट को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? लास्ट ने ये बोला कि ए अपने उसी एक्सीलरेशन से चलेगा जिस एक्सीलरेशन से चलता आ रहा था, या उसी रेट से इंक्रीज करेगा जिस रेट से बढ़ रहा था। तो दैट मीन्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसकी स्लोप कांस्टेंट रहती है, जबकि ऐसा नहीं है, स्लोप इंक्रीज कर जाती है। तो कम टू दी ऑप्शन नंबर डी। इस पे देखोगे कुछ ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब है ए का स्लोप बढ़ गया, तो स्लोप इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। हाँ, बी ऑप्शन में एक मिसलीड हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ए आपको वर्टिकल नजर आ रहा था, तो वर्टिकल नहीं है। इसका सेंस सिंपली ये है कि पहले की जो डायरेक्शंस थी उससे डायरेक्शन थोड़ी सी बेंड हुई है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी जैसे ही आपको ये स्लोप के बारे में पता चलेगा तो फिर आप बताओगे कि ये स्लोप चेंज करने वाला है। दिस क्वेश्चन इज एन ओल्ड जेईई एडवांस क्वेश्चन। हाँ, सो ऐसा कुछ याद आ रहा था कि पेपर में आया हुआ है कभी, और ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, वेदर यू नो कि फ्रिक्शन कौन से स्टैटिक से काइनेटिक कब जाता है, और काइनेटिक जाने के बाद क्या क्या फर्क पड़ता है। साथ ही साथ आपको मैथमेटिकल नॉलेज की भी जरूरत होनी चाहिए, जरूरत पड़ती है यहाँ पर, कि स्लोप भी हम देख करके ग्राफ के बारे में बात कर लें, यहाँ का स्लोप देख करके यहाँ के ग्राफ के बारे में बात कर लें। एनीवे, अब आपको समझ में आ गया, फ्यूचर में इस तरह की स्टोरीज बनेंगी तो आप डेफिनेटली उसको हैंडल कर पाओगे। हाँ, वो एग्जैक्टली वर्टिकल आपको दिख रहा है, वो अगेन वो थोड़ा सा करेक्टिव पॉइंट है, एकदम वर्टिकल ना दिखा करके थोड़ा सा चेंज दिखाना था। सो उसको आप ऐसे भी रीड कीजिए कि वो एक थोड़ा सा चेंज है, वो एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ लिखा हुआ पढ़े थे, सो इट इज लाइक स्लोप इज ए, सो ग्राफ इज बी वर्सेस टी, उसके पुराने वाले क्वेश्चन के बारे में बोला आपने, और इसका एक्सप्लेनेशन अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कई लोगों ने ये डी ऑप्शन लगाया है। आपने डी जो लगाया है, काफी हद तक आपने सही उसको इंटरप्रेट किया है, लेकिन आफ्टर रिलेटिव मोशन आपको इंटरप्रिटेशन और भी करना होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विल नॉट इंक्रीज बाय द सेम रेट, रादर उसके इंक्रीज होने का रेट बदल जाएगा, इनफैक्ट बढ़ जाएगा। बी कांस्टेंट हो जाएगा, गुड, ए का रेट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हैवी बॉक्स है और वो सारा कुछ इनसाइड दिया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का है और ये सिचुएशन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सिमिलर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। अगेन, रीड करने में बहुत बड़ा सा लगेगा, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इन केस यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स तो आप पाओगे कि इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। क्या करना होता है, जब कभी कोई ऐसा बॉक्स होता है तो हम बॉक्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाते हैं और बॉक्स के अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या चल रहा है, एंड देन आफ्टर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को लगा देते हैं। सो लेट्स से कि ये पूरा बॉक्स है जिसके अंदर आप इसको रीड कर रहे हो, मैग्नीफाइड पिक्चर है, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हो। प्रोबेबली ये क्वेश्चन उन्होंने किया भी है और सिमिलर टाइप। ये एंगल आपको अल्फा दिया जा रहा है और ये इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है। आप बॉक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, सो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा वो समझ लेते हैं। सो इफेक्टिव ग्रेविटी के लिए हम इसी के अंदर बना देते हैं। एक कंपोनेंट इधर चलता है जी का, एक कंपोनेंट इधर चलता है, ये नेचुरली है, जी कॉस थीटा, और ये आएगा जी साइन थीटा। आपसे बोला कि ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल होगा तो ये ए से नीचे आ रहा होगा, ए की वैल्यू होगी जी साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पर है, तो स्यूडो एक्सेलरेशन भी आपको लगाना पड़ेगा।
When you apply a pseudo acceleration, that will be opposite to it, and that will be a, which is equal to g sin theta. So ultimately you will realize कि इसके पास जो g effective है वो perpendicular to the plane है, यही g है टोटल। अगर यही g है तो फिर ये एग्जैक्टली वही केस होगा जो हॉरिजॉन्टल पर होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा प्रोजेक्टाइल का वो ऐसा बनेगा, सिमेट्रिकल, और ये इसके लिए रेंज हो जाएगी। अपने को ये रेंज पता करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो 2 अल्फा डिवाइड बाय जी इफेक्टिव, जी परपेंडिकुलर इज जी कॉस थीटा, दैट्स आंसर। सो ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा उसको मार्क कर देंगे। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय जी, नो, इट्स हैड टू बी जी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा नीचे आना चाहिए, तो ये जी कॉस थीटा दिख रहा है, इसलिए इसको करेक्ट कर लो। तो इस तरह से जब कभी केबिन के इनसाइड प्रॉब्लम चल रहा हो तो जी फैक्टर पता कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं रहता है, केवल वर्टिकल रहता है। तो जस्ट लाइक कि वर्टिकल ग्रेविटी होता है, उसी तरह से इसको आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वी हैड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे करके रोलिंग कंडीशन के बारे में पता किया था, कितने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। और दोनों तरह से केसेस किए हुए थे, एक बार ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे करके, एक बार रोटेशनल वेलोसिटी दे करके। सो अगेन अगर आप नोट्स को यूज करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां से आपको इसका आंसर या सोल्यूशन ऑलमोस्ट डिटेल में आपके पास ऑलरेडी है। फिर भी सिंस टाइम हो गया है काफी, तो कुछ लोगों के लिए रिवीजन हेल्प कर देगा। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको v वेलोसिटी जो दी गई है v नॉट देखते थे, एंड देन वी यूज्ड टू से कि लेट्स से t टाइम के बाद ये रोल करना स्टार्ट करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। सो आप ऐसा लिखते थे कि ये v हो जाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा। प्योर रोलिंग के टाइम पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। एंड देन आफ्टर इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 2/7, 4/7, 1/7 और जो भी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो कैलकुलेशन जैसे ही आपको ऐसा ऑप्शन नजर आए, आपके माइंड में एक बात जानी चाहिए तुरंत, क्योंकि क्या जाना चाहिए कि दिस क्वेश्चन डिमांड्स एक्यूरेट कैलकुलेशंस। तो अगर इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन डिमांड है, तो आपको कैलकुलेशन में अटमोस्ट केयर देना है, उस पर आप लूज नहीं हो सकते, वरना जितना भी आपका एफर्ट है वो सारा वेस्ट हो सकता है, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी काइनेमेटिक की, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी, और ओमेगा क्या बनेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये प्लस और माइनस मैंने क्यों लिखा, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हो ये ट्रांसलेशनल था, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा तो रिटार्डेशन लगेगा, और ये ओमेगा के लिए अल्फा एक्सेलरेशन बनेगा। मोर ओवर आपको कुछ और इक्वेशंस लगानी होती हैं, जैसे ए की वैल्यू तो एफ बाई एम आएगी, जिसकी वैल्यू म्यू जी होती है। फिर अल्फा की वैल्यू टाउ अपॉन आई आएगी, टाउ एफ इंटू आर होता है। आई की वैल्यू डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कौन सी है, तो स्फीयर है, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर कर दोगे। तो अल्फा की वैल्यू जो आपको मिलेगी 5/2, एंड यू विल गेट इट लाइक म्यू एम जी, सो एम जी कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा म्यू जी डिवाइड बाई आर आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ। एफ इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो आप म्यू इंटू एम जी लिख सकते हो, एंड देन आफ्टर इनकी वैल्यूज रख देना था। फिर अपने पास ये वैल्यूज को इस पे रखना होगा, और फिर वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक मिनट के लिए आंसर तक पहुंचा देता हूँ आपको। तो अपने पास आएगा वी नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा इंटू टी। सो ये अपने पास बनता है ए प्लस आर एल्फा इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट। ये फॉर्मूला एस सच भी आप याद रख सकते हो कि टाइम टेकन इज गोइंग टू बी वी नॉट डिवाइड बाई ए प्लस आर एल्फा। वी नॉट की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस आर ओमेगा। इसने बोला कि ये ओमेगा वो ओमेगा है जब रोलिंग केस पे आता है, तो डायरेक्ट वही ओमेगा है जिसकी हमको जरूरत पड़ रही है, डिवाइडेड बाय ए इज म्यू जी, आर अल्फा इज गोइंग टू बी 5/2 म्यू जी, एंड दैट्स डन। सो 7 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 आर ओमेगा अपॉन 7 म्यू जी। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देना चाहिए था। 4/7, 4/7 आर ओमेगा बाई म्यू जी, यस, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपको ये ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशंस, रोलिंग इक्वेशन, इन सभी इक्वेशन की यूज पड़ती है।
और आपने किया और आप आंसर भी निकाल सकते हो। इट विल टेक अ वाइल, लाइक 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप इसको हैंडल कर सकते हो। वो तभी जब आपको पहले से आप प्रैक्टिस हो, सॉल्व कर चुके हो सिमिलर प्रॉब्लम्स, आपको पता है कि क्या करना है, तभी आप ये एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाओगे। आपने कुछ लिखा है, मैं वो पहले वो पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यू हैव रिटन लाइक ट्रांजिशनल इक्वेशन, लिखा तो अलग आंसर आ रहा है, और रोटेशनल इक्वेशन लगा के अलग आंसर आ रहा है। नहीं, हमको दोनों इक्वेशंस लगाना है, ट्रांसलेशनल भी लगाना है, रोटेशनल भी लगाना है, क्योंकि अगर आप केवल एक लगाओगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके सोल्यूशन के लिए आपको सारी इक्वेशंस की जरूरत है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। Then you are writing we can do MEC. No, we can't do MEC because there's a kinetic friction acting, and whenever there's a kinetic friction acting, there's a loss of energy. Since there's a loss of energy, we cannot go for energy conservation. Yeah, we can't do so. So क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपने उस टॉपिक पर पहुंचना होता है, या उस कॉन्सेप्ट पे जाना होता है, या उस लेक्चर पे जाना होता है जहां पर आपने सिमिलर टाइप की स्टोरीज की हैं। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे उसने बोला कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, तो हम लोगों ने को याद आएगा कि हाँ प्योर रोलिंग और इनिशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया गया है, तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। जैसे ये पिक्चर बनेगी तो आपको याद आएगा कि पहले ये स्लाइड करता हुआ जाएगा, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी स्लोली इंक्रीज करेगी, फिर एक टाइम आएगा कि दोनों वेलोसिटी इस इक्वेशन को, रोलिंग कंडीशन को फॉलो करने लगेंगे। वही टाइम अपने को पता करना है। देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग की ईयर्स, कैसे पता कर सकते हैं, फिर ए निकालना, ये निकालना, बाकी सारी कैलकुलेशन करना। और अगर आपने अपने नोट्स को 2-3 बार प्रैक्टिस किया है तो इमीडिएटली आपको क्लिक करेगा। ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो आप में से कई लोगों को डायरेक्टली ये याद आता है। अगर ये डायरेक्टली याद आता है, यू कैन थिंक ऑफ कि यू कैन सेव योर 2 मिनट्स और 1.5 मिनट। T is equal to V naught upon A plus R alpha. This is what time after which pure rolling starts. Now put the V naught, put A R alpha, get your answer. Question number 14. ये भी रोलिंग से रिलेटेड है, प्योर रोलिंग केसेस का। सो बी रोल्स, इसने लिखा है कि स्फीयर बी रोल करता है। जैसे ही रोल आया इसको तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, और रोलिंग का कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सेपरेटली डिटेल में पढ़ा हुआ है। और फिर आपको पता चलेगा कि कंस्टेंट मोशन टाइप का है, रोलिंग का कंडीशन है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे आंसर आएगा? अब में से कई लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। सो रोलिंग कंडीशन को कैसे लगाते हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इन केस आप स्टक कर गए या फिर आपको कुछ टफ लगा है तो यहाँ से आपको लर्निंग हो जाएगी। प्लैंक ए मूव्स ऑन अ प्लेन विद एक्सेलरेशन ए, तो लेट्स से कि एक्सेलरेशन ए से मूव करता है। देखो इसमें एरोज नहीं दिखाया गया था, कुछ भी नहीं दिखाया गया था, तो अपने को एरो बनाएंगे तो उसे आसान लगेगा। Sphere B rolls on plank A without slip with linear acceleration A naught in the direction opposite to A. तो ये इधर जा रहा है और ये A naught से जा रहा है और ये रोल कर रहा है। अगर इसको इस पे रोल करना है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी, तो कुछ ऐसा इसको रोल करना, ऐसा रोल कर सकता है। लेट्स से ये अल्फा से रोल कर रहा है। आपसे बोलता है कि प्लैंक सी भी स्लिप नहीं करता है और इसी पे चलता है, तो सी का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सी के पास भी कुछ एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो सी के एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं कि ये सी इधर जा रहा है और ये ए डैश से जा रहा है। यही ए डैश हमने को निकालना है। सो इस तरह से पहले आपको सिंबल्स डिसाइड कर लेने थे। फिर इस पॉइंट पर 2 पॉइंट है, नो स्लिप कंडीशन, बॉटम एंड टॉप। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर रोलिंग का मतलब होता है कि नो स्लिप कंडीशन होनी चाहिए। सो उसके पास कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले पार्ट के लिए, तो इधर ए आएगा, ए नॉट आएगा, और बैक साइड आर अल्फा आएगा, और इसका ए तो है ही, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी आर अल्फा प्लस ए, सॉरी, आर अल्फा माइनस ए नॉट should be equal to a. That means total acceleration in the forward direction is equal to this acceleration. Now टॉप पॉइंट पर आते हैं। टॉप पॉइंट पर इधर एक्सेलरेशन इसका ए नॉट चलेगा ही चलेगा, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आर अल्फा भी आएगा। किसी भी रोटेशनल बॉडी के पास टोटल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का या फिर
टोटल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। ट्रांसलेशनल कंपोनेंट आता है, फिर रोटेशनल कंपोनेंट आता है, दोनों को वेक्टोरियली हैंडल करते हैं। सिंस वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेक्टोरियली हैंडल करना आसान हो जा रहा है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है आर अल्फा प्लस ए नॉट, दोनों उसी डायरेक्शन में है, ये ए डैश के बराबर हो गए। ये दो सिंपल इक्वेशन है। अगर आपने ये दोनों इक्वेशन बना दिया तो इसके बाद अपना काम खत्म हो गया। क्या करने का, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आर अल्फा कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया ए नॉट प्लस ए नॉट, दैट इज 2 ए नॉट इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए। वी आर लुकिंग फॉर ए डैश इज गोइंग टू बी ए प्लस ट्वाइस ए नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन आना चाहिए, उसको मार्क कर देंगे। so, ए प्लस 2 ए नॉट आना चाहिए, ए प्लस 2 ए नॉट आ रहे हैं तो इसलिए सी ऑप्शन को करेक्ट बता देंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ इज इक्वेशन 1, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर नो स्लिप होना चाहिए और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर नो स्लिप होना चाहिए। जिस तरह से हमने इक्वेशन 2 बनाई है एग्जैक्टली सेम तरीके से इक्वेशन 1 बनाई है। इक्वेशन 2 बनाया है स्फीयर एंड प्लैंक ए के बीच में, और इक्वेशन 1 बनाया है स्फीयर एंड प्लैंक सी के बीच में। तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसका नेट एक्सेलरेशन निकालो और जो उसके ऊपर बॉडी है उसका नेट एक्सेलरेशन निकालो, दोनों को बराबर कर दो। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट विच आर इन कांटेक्ट मस्ट बी इक्वल। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, नो स्लिप कंडीशन, या फिर जिसको हम रोलिंग, प्योर रोलिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ 1 पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 पॉइंट, जहां पर 1 और 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कांटेक्ट में। और उसको हम लोग ऐसा भी लिखा करते थे v1 इज इक्वल टू v2, दोनों की वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। बेसिकली ये कंडीशन होती है, डिफरेंशिएट करके ये भी कंडीशन बता सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन के टर्म में बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? सो वी कैन गो अहेड। इवन दो अगर ये वर्ड नहीं लिखता ए नॉट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन नहीं भी मेंशन होता तब भी हम लोग यही करते, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते तो फिर आप पाते कि यहाँ पे नो स्लिप नहीं लग पाएगा और ऊपर के साथ वो नहीं चल पाएगा नो स्लिप। तो इसको इजी बनाने के लिए इन दी अपोजिट डायरेक्शन मेंशन कर दिया था, सो दैट कि आप इजीली ये जो फिगर्स हैं या डायरेक्शंस हैं उनको ड्रॉ कर सको। 14th भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15th, इट सेज कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड वगैरह दिया गया है, वी वेलोसिटी से जा रहा है हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर। सडनली ओ पॉइंट पर एक रिज मिलता है, रिज मींस एक ब्लॉकेड है, उस ब्लॉकेड पर आकर के कोलाइड करता है और द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक बताना है ओ पॉइंट पर हिट करने के जस्ट आफ्टर। सो यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आपको यह ख्याल करना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है। सो जब ये सीधा जा रहा होगा, जाने के बाद यहाँ पे स्टिक करेगा और यहाँ पे हिट करने के बाद आप पाओगे कि फिर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पाएगा, फिर ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटेशनल मोशन कैसा दिख रहा होगा उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा। रफ पिक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा आएगा। ये कुछ समय के बाद की, जस्ट आफ्टर की फिगर नहीं है, कुछ समय के बाद की फिगर बनाने की कोशिश की मैंने। ये ओ पॉइंट है। बेसिकली हो क्या रहा होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी, प्योर रोटेशनल एक्सपीरियंस कर रही होगी। सो देयर इज अ प्योर रोटेशनल मोशन गोइंग ऑन जस्ट आफ्टर द हिटिंग द ऑब्जेक्ट ओ। सो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। एंगुलर स्पीड बतानी है जस्ट आफ्टर केस में, तो ठीक है एंगुलर स्पीड बता देते हैं। सो क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं अबाउट ओ? आप कैसे सोचेंगे, क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स लगा है। क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोलिजन हुआ है, कोलिजन में एनर्जी वेस्ट होती है। फिर हम क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? यस, उसके लिए टॉर्क देखना होता है किसका, ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल रेडिएशन ऊपर की तरफ है। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे इनिशियली या फाइनली, देन विल फाइंड कि नॉर्मल रेडिएशन और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं।
हालांकि जो मैंने पिक्चर बनाई है बाद में, ये इस मोमेंट पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेशन यहाँ पर होगी और mg हो सकता है यहाँ पर चल रहा हो, तो टॉर्क का डिफरेंस आएगा। लेकिन जब तक ये ग्राउंड से लिफ्ट नहीं हो रहा था तब तक तो जरूर कर सकते हैं। तो जब तक ये ग्राउंड से लिफ्ट नहीं हुआ तब तक जरूर कर सकते हैं, और अपने को तभी चाहिए, हिट करने के बाद की बात है। तो ये जो पिक्चर मैंने बना दी है वो सिर्फ आपको विजुलाइज कराने के लिए कि किस तरह से ये चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपने को कैलकुलेशन के लिए जो पिक्चर यूज करनी है वो हॉरिजॉन्टली यूज करनी है। तो जस्ट आफ्टर वाली पिक्चर कुछ आपको ऐसे यूज करना होगा कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये सिचुएशन है, एंड देन यू नीड टू से कि यहाँ पर ओ पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो बीच का पिक्चर है वो अपने काम का भी नहीं है। सो ये जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेट मी सी कि इसमें सोल्यूशन है। नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स के लिए, नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। सो हाउ टू से इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियली कितना रहा होगा, एम मास वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, राइट, वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर, यू नो कि a/2 आ जाएगा। एम वी आर आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन, यू नो दैट। फाइनली कितना होगा, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा, दैट्स द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत छोटी सी इक्वेशन आपको आंसर दे देंगे। लेकिन अभी अपने पास चैलेंज क्या होगा, आई अबाउट ओ कैलकुलेट करना। सो क्या हम आई अबाउट ओ कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्यूब है, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को चाहिए। तो हम जानते हैं कि उसके सेंटर से या उसके इससे जाने वाली एक्सिस को अगर इसको हम सीएम पकड़ते हैं तो वहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। सो दिस शुड बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अगर आपको याद है पहले के स्टोरीज तो आपका काम हो जाएगा। जो आईसीएम होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए आप बोलोगे कि आईसीएम प्लेट के परपेंडिकुलर वाला कुछ फंडा चलता है, तो उसको हम ma² / 6 जैसा याद रखते हैं। एंड देन एम डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी a/√2। सो a/√2 का स्क्वायर कर दोगे। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अच्छा क्वेश्चन है। ma² / 6 हम लोगों ने एक क्लास में किया भी होगा कि एच पॉइंट से कितना आता है एक्सिस के अबाउट, तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 + 1 4/6 मीन्स 2/3 ma²। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमता है देन इट्स ऑलमोस्ट वी हैव come to the answer, mva/2 is equal to 2/3 ma² into ओमेगा। कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे, जैसे ma है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बनेगा 3v/4 a is a dimension is equal to ओमेगा। सो ऐसा कोई आंसर आना चाहिए 3v/4a, 3v/4a, दैट इज अ करेक्ट आंसर। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा टफ लग रहा हो, और अगर नहीं लग रहा है बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो आपको बताने की क्या है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। आपने लिखा मैनी क्वेश्चंस आर ऑन आरबीडी, यस। अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है ना, दैट इज एज सपोज टू बी अ टफ, चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे रहता है, टॉर्क इक्वेशन पे रहता है, और रोलिंग मोशन पे रहता है, टॉपलिंग पे रहता है। अभी तो टॉपलिंग का क्वेश्चन नहीं आया है, प्रोबेबली एक क्वेश्चन टॉपलिंग का भी मिलेगा आपको। तो जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर से एक एक क्वेश्चन मोस्ट लाइकली रहता है। सो सारे टॉपिक्स पे आपकी कमांड होगी, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डील करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये टॉपलिंग से आ गया। सो इसने बोला कि find the greatest height at which force may be applied without tipping over. So ये आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और सिमिलर टाइप इक्वेशन क्लास में डील भी किया होगा, फोर्स एफ लगाया है, इसका सोल्यूशन भी दिया है, तो हम सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। हालांकि एबीडी सोल्यूशन में जो बनाई गई है वो थोड़ी सी बदल दी गई, फोर्स उस साइड से ना लगा करके इस साइड से लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में ये टिप करेगा तो इस तरह से टिप करेगा। So you'll find
इसको मैं बता देता हूँ फिर बाकी चीजें पे आप बोलोगे कि सारे फोर्सेस लगाओगे, फ्रिक्शन, नॉर्मल रेशन, टिपिंग ओवर का कंसेप्ट क्या है, नॉर्मल रेशन एज पॉइंट पर आता है, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नॉर्मल आपने वहां दिखा दिया, टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन को जीरो करना है, टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, सो एन की वैल्यू mg आ जाएगी, टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, सो उसके लिए फिर आपको एफ पता चल जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू, एफ की वैल्यू म्यू एन के बराबर होगी, तो म्यू एम जी हो जाएगा विदाउट टॉपलिंग की। अगर हम बात करेंगे तो टॉर्क अबाउट a.0 हो जाएगा। नाउ कम टू द प्रीवियस पिक्चर, ए के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो एम जी का टॉर्क और एफ का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। एफ का टॉर्क आएगा एफ इंटू हाइट विच इज एच, और एम जी के लिए ये डायमेंशन आ जाएगी, और इसका डायमेंशन वगैरह कुछ दिया होगा, क्या बोला है कि ये बी है, तो ये डिस्टेंस b/2 हो जाएगी, बस हो गया। तो एफ एच इज इक्वल टू एम जी इंटू b/2, एफ एच इज इक्वल टू एम जी इंटू b/2, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जैसे आप इसको जीरो क्लेम करोगे तो एच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आंसर हो जाएगा। ये भी कर ही लिया होगा आपने, और अगर नहीं किया है सो मेक श्योर कि ये टॉप लिंक का पॉइंट आपके पास क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में रहता है। और जेई मेन में सिमिलर टाइप की क्वेश्चन देगा, सिंपल देगा, इजी देगा, और वो जो आपके नोट्स जैसे होंगे, थोड़े बहुत ट्विस्ट भी करेगा, चेंजेस भी करेगा, देन यू नो द लॉजिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमको उनको प्रोसीड करना है। सो अगर आपको बेसिक आइडिया पता है तो आप प्रोसीड कर ही सकते हो। अपने को हाउ वाज द लेवल ऑफ दिस पेपर, ये डिसेंट लेवल था, मतलब एवरेज से ऊपर ही बोलेंगे। सो जो नॉर्मल एवरेज है पेपर्स का जेई मेन को लेकर के, सो इट वाज बेटर देन दैट, नॉट टू डिफिकल्ट बट नॉट टू इजी एज वेल, सो above the average you can think of. क्वेश्चन नंबर 17, ये काफी लोगों ने गलत भी किया है, और ये गलत करने के पीछे रीजन था कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया भी था और जेई मेन में आया भी है। तो आप पाओगे कि सिमिलर तरीके से हमको करना था, उसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप में से हो सकता है कुछ लोग उसका आंसर याद रखे हों, क्योंकि जहां तक मेरे को याद आ रहा है उसका आंसर टी की रेस्ट पावर 3/2 होता है। और अब मैंने आप में से कई लोगों का आंसर की चेक किया तो उसमें कई लोगों ने इसको यही आंसर मार्क किया। सो इस तरह से अगर आप याद रखने की कोशिश करते हो तो वो गलत होता है। हमको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होता है उस पर ध्यान देना होता है। अगर आपकी मेमोरी, आपने मेमोरी बेस लगाया है तो अगर आपने सॉल्व किया है अच्छी बात है, उसमें फिर गलती क्या हुई है वो भी आप सुधार लेंगे। मेंस लेवल का था, हाँ ये पेपर मेंस लेवल का था, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी है, जैसे भी आपने देखा था ग्राफ का था वो एडवांस में आ भी चुका है, ये क्वेश्चन जो है ये भी आ चुका है, मेंस या एडवांस में किसी एक में आया हुआ था। So it was above or close to mains, not below than that. It is much difficult than NTA papers. Generally ये ऐसा बोलते हैं कि जो NTA के पेपर है वो मेन से थोड़ा सा हाई लेवल पर है। So अगर आपको ये NTA से टफ लगा है तो डेफिनेटली कि अप साइड पर गया। एज फॉर ओवरऑल थिंग्स कि जैसा हम लोगों ने लर्न किया, देखो क्या होता है ना, जो डिफिकल्टी है, लेवल है या फिर इजीनेस है, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मीन्स कि अगर आपने सिमिलर टाइप की स्टोरीज पढ़ रखी हैं तो आपके करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए इजी लगता है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, सिमिलर टाइप की चीजें, तो फिर आपको टफ लगता है। और उस सेंस में अगर हम बात करेंगे तो फिर आपने सिंस पढ़ा हुआ है तो इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट, इट्स अबव द एवरेज और क्लोज टू दिस जेई मेन, a little harder side you can say, not much. Anyway, अभी भी आप देखोगे कि आपको अपने मार्क्स, आपके लोगों के मार्क्स भी मैंने देखा, मार्क्स आर गुड इनफ कंसीडरिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। मोस्ट ऑफ यू हैव ट्राइड वेल, काफी अच्छा कोशिश करने को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ माइनर माइनर मिस्टेक्स किए हैं, तो उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी मिस्टेक कैलकुलेशन को लेकर के है या फिर अदरवाइज रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को लगाने की है, उस पर आप मैक्सिमम अटेंशन दीजिए, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती हैं अनअफोर्डेबल होती है।
इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग अभी बात कर लेते हैं। आप यूनिट डायमेंशन भी लगा सकते हो, और ये बहुत आसान तरीका होता है। ये एडवांस में भी आया है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, और मेंस में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, सिमिलर टाइप का मैं बात कर रहा हूँ। सो करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये डायमेंशनली टाइप का होता है, तो आप डायमेंशनली इसको हैंडल करो, चलता है। जैसे इसने बोला एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो काइनेमेटिक्स जैसा आपको नजर आ रहा है, वेरिएबल फोर्स लगा रहा है और पावर सप्लाई करता है, तो जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। kx लगा दो। सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का हो गया, p फॉर पावर। फिर आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और केवल आपको पावर निकालनी है, आई मीन उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो फिर आप क्या करो ना, कांस्टेंट को भूल जाओ, डायरेक्टली बात करो। पावर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये kx हो जाएगा। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हम वेलोसिटी रखते हैं, और इज इक्वल टू kx, या आप चाहो तो वेलोसिटी को भी लिख सकते हो, पोजीशन बाय टाइम इज इक्वल टू kx। ये रफ कैलकुलेशंस हैं, और ये आपको डायमेंशन करेक्ट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने वेलोसिटी को, ऐसे हमको वेलोसिटी को dx बाई dt लिखना चाहिए। तो आप dx बाई dt लिखो या x बाई t लिखो, डायमेंशंस बराबर रहती हैं। अच्छा, मास का कोई खास रोल नहीं आएगा, तो मास कांस्टेंट होगा तो उधर ले जाएंगे। a को क्या लिख सकते हैं, v बाई टी, ये आएगा x बाई टी इज इक्वल टू k बाई एम इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल भी कर सकते हो। सो अपने पास आ रहा है v इज इक्वल टू k बाई एम इंटू टी स्क्वायर। आई एम अगेन सेइंग कि ये आप फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम इतना सिंपल नहीं लिखते हैं। v को dx बाई dt लिखते हैं और a को dv बाई dt लिखते हैं। ये यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा बोल सकते हो। अगेन v को क्या लिख सकते हो, x बाई टी, तो x बाई टी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो x इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। सो अगर आप इस तरह से सिंपल लॉजिक लगाते रहते हो, फॉर्मूला सब रखते रहते हो, और जो लास्ट में बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनके टर्म में लाना चाहते हो, बिल्कुल जमता है, और इससे अपना आंसर मिल जाएगा टी क्यूब। इन केस अगर आपको कभी सॉल्व करना पड़े, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इनको सबको फिर प्रॉपर डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। v को dx बाई dt लिखना पड़ेगा, a को v dv बाई dt लिखना, dv बाई dt या v dv बाई dx लिखना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लोग कर भी सकते हैं, अगर वो करने की नौबत आए तो v को v रखो, a को v dv बाई dx लगा लो, dx इधर आ जाएगा, v इधर आ जाएगा, v और x में रिलेशन आ जाएगा, फिर v और x से हम x और t में रिलेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा पेस अप कर देते हैं, टाइम भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपने देख करके विद इन सेकेंड्स में भी लगा सकते हो। ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अटैच स्ट्रिंग से है एक पार्टिकल को, और उसको इतना वेलोसिटी देते हो, रेडियस सर्कल के बारे में क्या चल रहा है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कि अगर किसी स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को टाई करके आप वेलोसिटीज देखते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। ये वी नॉट, आपको पता है कि एक पूरा राउंड लगाने के लिए वी नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √5 GR से बड़ी होनी चाहिए। सो आपने वी नॉट कितना दिया है, √4 GR दिया हुआ है, तो ये √5 GR से कम दिया हुआ है। 3 केसेस किए हुए थे, आपको याद होना चाहिए। तो ये √5 GR से ज्यादा है, और √2 GR से, 5 √5 GR से कम है, और √2 GR से ज्यादा है। तो एक केस में यहाँ तक आता था, फिर वापस आ जाता था, एक केस में पूरा करता था, और बीच वाले केस में it will go like this, then leave the circle and will come to the projectile motion. आपके नोट्स में भी लिखा होगा कि it leaves the circle then follows the projectile motion. So circle plus projectile करेगा। पहला ऑप्शन है complete the circle, no. Particle will oscillate, no. ये √2 GR से कम होता है तब oscillate करता है। Will leave the circle, yes. आंसर हो गया, लास्ट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अगेन आपके डायरेक्ट नोट्स बेस्ड था, सो आप आंसर कर सकते थे। ये क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड था, आपसे पूछा था कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कितना होगा, तो आप जानते हो a.b इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, जिसमें a.b 0 हो जाए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन भी मेंस लेवल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ पर्ल विद रिस्पेक्ट टू वायर बताना था। तो आपको क्या करना होगा, वायर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ लेना होगा, पकड़ लीजिए।
तो इसका एक्सेलरेशन इधर आता है कितना, एम जी साइन थीटा, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, फोर्स इधर एक नॉर्मल रिएक्शन चल रहा होगा, स्यूडो एक्सेलरेशन इधर आएगा एम ए, ये थीटा होगा तो इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, फोर्स में बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। सो अगर इसका टोटल एक्सेलरेशन लेट से ए है डाउन साइड, या फिर डाउन साइड होगा या फिर अप साइड होगा, तो मैं डाउन साइड मान लेता हूँ। तो अपने को लिखना होगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो ए मस्ट बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। यू नो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार आपने एबीडी ड्रॉ किया, so it's a one liner, total force is equal to mass into acceleration, that's all, and if you do so you will get your answer. So g sin theta minus a cos theta, that's answer. थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर नीचे नहीं आएगा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसका माइनस वर्जन भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चार ऑप्शन देख लिया, माइनस वर्जन नहीं है तो इसका मतलब यही करेक्ट हो गया। तो 20th भी हो गया और ये बी डी बनाया गया, इससे भी आप समझ सकते हो। सो दीज वर दी सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन, सिंगल करेक्ट टाइप ऑप्शंस। तो उस पर नेगेटिव मार्किंग थी, इंटीजर आते हैं इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर आपको मार्क करना होता है करेक्ट ऑप्शन। 21 भी कई लोगों का रॉन्ग हुआ है और कई लोगों का रॉन्ग हुआ है, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था आपके लिए। सो जिन लोगों ने उसका कोर पॉइंट पकड़ लिया वो करेक्ट कर पा रहे हैं। सो मैं बता देता हूँ इसको प्रॉपरली। एक बॉल ए है जिसको रिलीज करते हो रेस से, स्प्रिंग है, लेंथ नेचुरल दिया गया है, ब्लॉक बी कांटेक्ट को लीव कराना है ग्राउंड से सम स्टेज पर, तो उसके लिए मिनिमम मास कितना होना चाहिए ए का, ये बताना है। सो इसको कांटेक्ट लूज कराने का मतलब क्या हुआ कि इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। बी का मास हमको दिया गया एम जी, तो ये बनेगा एम जी हो जाएगा। इधर से आएगा टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स कितना होना चाहिए, एम जी हो जाना चाहिए। अगर टेंशन एम जी हो गया तो यही के एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी इतना एलोंगेशन हमको चाहिए स्प्रिंग में सो दैट कि ये एम जी के बराबर हो जाए। दैट मीन्स कितना एलोंगेशन चाहिए अपने को, वी वांट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एज एम जी बाई के। अगर आपने इसको एम जी बाई के एलोंगेशन दिया है तो अभी देखो ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं होगा, इसका मतलब ये कांटेक्ट पे ही रहेगा, जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा ही रहेगा, केवल ये ऐसा बिहेव करेगा कि इसको स्प्रिंग से आपने फ्री फॉल कराया, इसको फ्री फॉल कराया। जब इसको फ्री फॉल कराते हो तो इसका मैक्सिमम एलोंगेशन इसके बराबर हो जाना चाहिए। लेट से इसका मास ये है, स्मॉल एम है या एम डैश है, तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा वो अपने को पता चल गया, एक्स। अपने को पता होता है कि मैक्सिमम कितना जाता है, 2 mg/k, 2 mg/k। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है कि अगर आप इसको फ्रीली रिलीज करोगे तो पहले इक्विलिब्रियम तक आएगा, इक्विलिब्रियम के बाद फिर आगे जाएगा, तो मैक्सिमम कितना होता है, 2 mg/k होता है ना। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो दोनों को मिला सकते हो, ये mg/k है, ये 2 mg/k है। सो अपने को पता चल रहा है 2m-g/k की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो mg/k के बराबर आनी चाहिए, तो m डैश की वैल्यू m/2 के बराबर होना चाहिए। ये मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, ये मिनिमम ये बोल रहे हैं कि अगर मास हमारा इतना हुआ तो फिर ये दोनों एलोंगेशंस बराबर आ जाएंगे। उससे ज्यादा मास का हुआ तो जाहिर सी बात है कि फिर ये इजिली और ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देगा, यानी ज्यादा एलोंगेशन क्रिएट कर देगा, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन 0 रहेगा और ये एक्सेलरेट करेगा। सो m/n चाहिए थी तो n की वैल्यू कम से कम कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन ओल्ड टाइप का है सिमिलर, लेकिन क्या हुआ इसने लैंग्वेज या कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि इसमें आपको खुद का ब्रेन लगाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। ओके आपने लिखा है बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ना तब, हाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। उसने ऐसा कब बोला कि इक्विलिब्रियम बोला, उसने ये बोला कि मिनिमम बताइए कि इसको आप रिलीज कर दो। उसकी इंटेंशन आप पकड़ सकते हो क्या है, उसने बोला कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, उसको रेस से रिलीज करते हो, दैट मीन्स उसके आगे वो कैसे बिहेव करता है आपको पूरा वॉच करना है। और वो यहाँ से जाकर के पहले इक्विलिब्रियम पे जाएगा लेकिन वहां स्टे नहीं करेगा, उसके बाद उतना ही और नीचे जाएगा,
और जब उतना और नीचे जाएगा यानी जब सबसे बॉटम पॉइंट पर होगा उस समय इसका इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। जब इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा तभी ये इसको पुल करने में या कांटेक्ट को हटाने में हेल्प करेगा। तो आपको ये समझना था स्प्रिंग का इलोंगेशन मैक्सिमम कराना है, यानी इस ब्लॉक को अपना मैक्सिमम डाउन साइड लेके जाना है। इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, यस इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। हाँ, ये जो बी ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पर है, वो जस्ट लिफ्ट करने की कोशिश पर है, जस्ट लिफ्ट करने की कोशिश पर है। और लेकिन ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है जब वो लिफ्ट करने की कोशिश पर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद आगे क्वेश्चन आई थिंक इजी जाएंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M3 सो दैट नो स्लिप टेक्स प्लेस। बहुत आसान है। अगर कोई स्लिप नहीं हो रहा है जस्ट केस के लिए, तो ये जो टेंशन है T, उसकी वैल्यू M3G के बराबर आनी चाहिए। और फिर अपने को क्या होगा कि इन ब्लॉक्स के BD बना लेने चाहिए, एक B का और ऊपर A का। तो इस T को T डैश नाम दे देते हैं, सो दैट इसको T दे दें। इस वाली टेंशन का टाइम, इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन T है। तो B पर कितना लग रहा होगा, यहाँ पर आप पाओगे 2T लग रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे 2T लग रहा होगा, यहाँ पर कितना लग रहा होगा, T लग रहा होगा। ये इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर होगा F1, तो ये फ्रिक्शन इधर होगा F2, सॉरी F1, वो भी F1 ही रहेगा। नीचे की तरफ आपको इसका M3 की वैल्यू चाहिए, तो अगर ये फॉरवर्ड जा रहा होगा तो ये फ्रिक्शन F2 इधर लग रहा होगा और इधर टेंशन लग रहा होगा T डैश। ये FBDF में अगर कोई इशू हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज थिंग्स आर देयर। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिंस आपको मूव कराना है, स्लिप कंडीशन तक ले जाना है, तो लिमिटिंग कंडीशन आ जाएंगी। F1 की लिमिटिंग कंडीशन कितनी होगी, 0.2 इंटू M1G विच इज 10 इंटू 10, बेसिकली 20। F2 की मैक्स लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 इंटू द नॉर्मल रिएक्शन टोटल वेट M1 प्लस M2 विच इज 20 इंटू G विच इज 10, दैट्स गोइंग टू बी 40। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। 10 प्लस 10 20 टोटल मास हो जाएगा और 20 20 करोगे तो 40 आ जाएगा। अच्छा, T डैश की वैल्यू अपने को पता करनी है। सो पहली इक्वेशन क्या होगी, बैलेंसिंग कंडीशन में कैन वी से कि F1 की वैल्यू T के बराबर होनी चाहिए, T की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20। तो T डैश कितना होना चाहिए, T डैश आना चाहिए 4T प्लस F1 प्लस F2। सो 4T का मतलब हुआ, T की वैल्यू आपको 20 बता दिया गया तो 160 आ जाएगा। क्या बोला मैं, वैल्यूज रख देता हूँ। T की जगह आप 20 रख दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। F1 की जगह कितना रखेंगे, 20, F2 की प्लेस पर 40। सो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, दिस इज कमिंग 80 प्लस 60, 140। सो अगर ये 140 T डैश आएगा, T डैश की वैल्यू M3G के बराबर थी, सो इसको आप M3G के बराबर कर दीजिए। M3G का मतलब 10 इज इक्वल टू 140। सो हाउ मच M3 गोज टू 14 kg। तो 14 kg के बराबर आप उसको रखना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, मैंने कुछ रफ बनाया है। पॉइंट इज कि ए का BD बनाना है, बी का BD बनाना है, जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों को लगा देना है और फिर फोर्सेस को बैलेंस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 140। तो 14 आ जाएगा। तो अपने को बोला केजी में बताइए, तो 14 kg हम आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। अगेन किससे रिलेटेड था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, कोलिजन हो रहा होगा, कितना कंप्रेशन जाना है, इसका तो एनर्जी कंजर्वेशन चाहिए। तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसको हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इन्हीं दोनों को लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या चल रहा है, एंड दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 24, 2 मर्करी ड्रॉप ईच इतनी रेडियस का है, बिगर ड्रॉप बनाता है, सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप बताना है। तो हम जानते हैं कि सरफेस एनर्जी बिगर ड्रॉप हो या छोटा ड्रॉप हो, सरफेस एनर्जी कितना होता है। सो सरफेस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं T इंटू ड्रॉप है तो 2 पाई
ड्रॉप के लिए कितना लिखेंगे, सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 से मिलकर के बना हुआ, तो 2 into volume of 1 that is 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi capital R cube. So यहाँ से अपने को कैपिटल R पता चल जाएगा, तो कैपिटल R cube is equal to 2 times small r cube. Basically capital R is equal to 2 raised to power 1/3 into small r. ना इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा t into 4 pi into r square. जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 raised to power 2/3 एंड into r का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। सो इसको आप जस्टिफाई कर लीजिए कितना आ रहा है, उस फॉर्मेट में लिखना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी अलग कर लीजिए, 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो 6 + 2 8/3 हो जाएगा। आपको n की वैल्यू बतानी थी, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा था, देख लो आपके सामने लिखा हुआ है कि इसकी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी आएगी, वो इस फॉर्मूले से गवर्न हो जाएगी। फिर 2 ड्रॉप मिलकर के 1 ड्रॉप बनाता है, तो 2 का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 का वॉल्यूम, वहां से स्मॉल आर के टर्म में कैपिटल आर आ जाएगा, फिर इस पे रख दोगे, फिर ये 2 की पावर्स को एडजस्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एनीवे इस बार आपने अब सॉल्व कर लिया, तो अब आएगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बट इट इज नॉट गिवन इज it in elastic in 23 at the end you can turn on mic. Okay, 23 में अगर कोई इशू है तो हम लोग वापस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 was from the surface tension and particularly surface energy, doable question. And question number 25, the last one, हाँ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और हो सकता है आपने क्लियरली कर लिया हो। अगर आप नहीं कर पाए, इसका मतलब एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको समझना होगा। ग्रेविटी फ्री के केस में क्या होता है, सो स्पेसिफिकली मैंने क्लास में ऐसा बोला नहीं है, अगर मैं बोल देता तो फिर ये क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर आप डायरेक्टली आंसर कर देते। तो बोलता है कि जब ग्रेविटी होता है, इसका ये हाइट दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये एग्जाम में आ चुका है, शायद किसी किसी एग्जाम में दिखा हुआ था। सो इनिशियली ये बोल रहा है कि इतना जाता है, ये 8 सेंटीमीटर और समथिंग राइज करता है, लेकिन आपने ग्रेविटी फ्री कर दिया है। जैसे आप ग्रेविटी फ्री करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक इट ग्रेविटी फ्री। जैसे ही ग्रेविटी फ्री करते हैं तो हाइट का फॉर्मूला हुआ करता था अपने पास 2t cos थीटा अपॉन r rho g। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे g का मतलब g इफेक्टिव हो जाता है। इफ g इफेक्टिव इज 0, it does means what, h can take any value और h can go up to infinite, that means ये लिक्विड इनफाइनाइट तक जा सकता है। पर आपको पता है कि वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता, वहां तक जाता है जहां तक अवेलेबल हाइट है। तो इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, अगर ग्रेविटी 0 हो जाती है, इफेक्टिव ग्रेविटी, देन liquid rises up to available height। तो जितना अवेलेबल हाइट होता है वहां तक राइज करता है। और आपको ये पता है कि लिक्विड अपने आप ऊपर जाकर के ओवर स्पिल ओवर नहीं होता है, इसलिए कितना राइज करेगा, जितना भी स्पेस अवेलेबल है सारा का सारा स्पेस कवर कर लेगा। इसका मतलब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला होता है वो हमको हाइट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा है कि वो सरफेस टेंशन फोर्स इसको पुल करके ले जाते हैं। इस लेवल के बाद सरफेस टेंशन खत्म हो जाएंगे तो फिर पुल करने वाला कोई बचेगा नहीं, तो इनफाइनाइट तक ले नहीं जा सकता। इसका मतलब इसकी वैलिडिटी केवल मैक्सिमम अवेलेबल हाइट तक ही होती है, उसके बियॉन्ड नहीं। तो जी इफेक्टिव 0 होने का मतलब हुआ कि एच कैन टेक एनी वैल्यू, दैट मीन्स इट कैन गो अप टू द अवेलेबल हाइट। तो मेक इट इन योर नोट्स, ये नोट पॉइंट की तरह आप याद रख सकते हो। तो आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। दैट्स डन। सिंगेज में था, ओके। Therefore h is infinite। h को इनफाइनाइट, हाँ h थ्योरेटिकली इनफाइनाइट जा रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इट गो अप टू द मैक्सिमम अवेलेबल हाइट।
फिर आप लिखते हो बट कैपिलरी इज इक्वल टू 20, देयरफॉर इनसफिशिएंट हाइट। हाँ, इनसफिशिएंट हाइट वाला कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर लो, और आपको पता होता है सरफेस टेंशन इसको पुल करता है, सरफेस टेंशन जहाँ खत्म हुआ, यानी जहाँ ट्यूब खत्म हुआ वहां पर ये रुक जाता है। चलेगा। सो दिस वर योर क्वेश्चंस इन द पेपर। सभी को मैंने डिस्कस भी कर लिया प्रॉपरली। आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए और कुछ पॉइंट्स को बनाइए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको एसएचएम को आगे बढ़ाएंगे। कोई फाइनली कॉन्सेप्ट हो, कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज टाइम भी आपको हो गया। आपने लिखा 24 एंड 25 प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई पेपर्स। हाँ, तो ये लास्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, और हम लोगों का फोकस वही है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के सराउंडिंग में अपने आप को अलाइन करके रखना है, ताकि रिलेवेंट भी बने रहें, इररिलेवेंट ना हो। पढ़ने के लिए अपने पास बहुत है। अपने दिमाग में ये जरूर बैठा लीजिए कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, देयर इज इनफाइनाइट थिंग्स टू स्टडी, इनफाइनाइट। लेकिन अपने को लिमिट करके रखना है विद इन द सिलेबस विच इज मोस्ट रिलेवेंट, एंड वी शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। सो रिलेवेंट चीजों पर फोकस रहेगा। इट वाज 25 वाज इन 2003। अच्छा, ये 2003 में आया होगा। हाँ, मेरे को याद आ रहा है कि किसी पेपर में था, उस समय ट्रिपल ई हुआ करता था, AI ट्रिपल ई, जो जिस तरह से आपका जेई मेन इस समय होता है NITs के लिए, उस पे आया होगा। हाँ, जेई मेन का रिजल्ट लास्ट डे आया हुआ था। सो नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पर आपका भी रिजल्ट आ रहा होगा। सो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, पूरा फोकस हो जाओ। और यू विल फाइंड कि आप अगर अभी से अपने आप को एक्यूरेट करके चलते हो, प्रिसाइज बना के चलते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड बना के चलते हो, तो आफ्टर 1 ईयर यू विल बी इन अ ग्रेट पोजीशन। अब में से किसी ने एक डाउट पूछा था, मैं वो बोल देता हूँ, इसके बाद वी आर गोइंग टू वाइंड इट ऑफ। और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, बट इट इज नॉट गिवन, इज इट इज इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में कोई करेक्शन नहीं दिखा आपको, तो अगर कोई लगा हो तो आप बोल सकते हो। सो अभी तक जितना डिस्कशन किया है, जितना वॉच किया है, कोई करेक्शन नहीं निकला। इट इज नॉट गिवन कि इन इलास्टिक है, सो चेक कर लेते हैं। कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, अदर एंड स्प्रिंग, पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, स्टिक्स। देखो ये लिखा हुआ ना, स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टिक्स का मतलब होता है कि उससे जुड़ गया, और जब कभी जुड़ जाता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है, तो ई की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो इन इलास्टिक है। Okay, you got it. That's all. Okay, thank you everyone then. See you in the next lecture with SHM.